वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विद बीजे। जैसा कि हम लोगों का जो है टोटल 10 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं आप लोगों के लिए। सो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ओप्स और गायनी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकते थे, एज मच एज पॉसिबल जितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हो सकते थे वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट लगभग मैंने कवर करा दिया है। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 11 जो स्टार्टअप करने जा रहा हूँ वो बेसिकली बात करूंगा मैं सीजर के बारे में। सीजर्स क्या होते हैं, उसके यूज क्या होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर के बारे में आज इस लेक्चर नंबर 11 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑप्स और गायनी का नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन लोगों से कि प्लीज पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाएं, हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। टोटल 10 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। पहले आप जाएं, पहले उस लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 11 पे आप जरूर आए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने 10 लेक्चर्स को अगर कवर कर लिया ना तो आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खास करके वैसे इंस्ट्रूमेंट जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ओप्स और गायनी में यूज होते हैं ना, वो बेसिकली उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट एंड द न्यू इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड सीजर के बारे में हम लोग देखेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर के बारे में। आपको यहाँ दिख रहा है ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आज हमारा टॉपिक होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑप्स और गायनी में। सो बिना देर किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। होप सो आप लोगों को लेक्चर्स काफी ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि ये जो मेरा मेहनत है आप लोग के पास अगर अप्रोचेबल हो रही है, आप लोग को अगर अच्छे तरीके से मिल रहा है तो उसके लिए एक लाइक और थम्स और एक आगे फॉरवर्ड चैनल को तो बनती है ना। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 11 को, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सीजर को। वेट अ मिनट, पेज को एडजस्ट कर लूँ मैं। ओके। सो अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स की बात करूं तो लेक्चर नंबर 10 की बात करूं तो लेक्चर नंबर 10 के 10 में जब आप लास्ट पोर्शन का देखोगे पोर्शन, तो उसमें मैंने जो है दो रिट्रैक्टर का बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस करा था और दैट इज कॉल्ड एल रिट्रैक्टर, दैट इज कॉल्ड लैंडॉन रिट्रैक्टर, और सेकेंड जो हमारा था वो था डोएंस रिट्रैक्टर। तो आज हम लोग जो है उसको थोड़ा सा पहले रिट्रैक्टर को, दोनों रिट्रैक्टर को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर पे आएंगे कि सीजर का बेसिकली यूज क्या होता है। तो सीजर का यूज पढ़ने से पहले हम पहले देखना चाहेंगे वो दोनों रिट्रैक्टर को जिसके बारे में हम डील करना चाह रहे थे। जो प्रीवियस 10 लेक्चर नंबर 10 लेक्चर्स में मैंने जो जहां तक छोड़ा था उसी को थोड़ा सा पहले मैं आगे बढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं सीजर के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। सो होप सो आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो बिना डिले स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों ने ये बात करा था कि वेट अ मिनट, हाँ, ये जो हमारा ये रिट्रैक्टर, ये मान लो मैंने डिनोट कर दिया ए और ये रिट्रैक्टर हमारा बी, ठीक है, डिनोशन किया हुआ। ये जो ए नंबर पे आपको जो रिट्रैक्टर दिख रहे हैं ना, ये हमारा कुछ नहीं, ये एल शेप रिट्रैक्टर है। इसी को हम लोग लैंडॉन रिट्रैक्टर कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि एल शेप रिट्रैक्टर और लैंडॉन रिट्रैक्टर का वर्क क्या था। तो कुछ नहीं, ये वर्क सिर्फ इतना सा था कि वेजाइना का एंटीरियर वॉल को अपलिफ्ट करने में ये काम आती थी। वेजाइना की एंटीरियर वॉल को ऊपर की ओर अपलिफ्ट करने में इस रिट्रैक्टर का यूज होता था। और मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, जब वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है पेशेंट में, फीमेल में, तो उस केस में ये एल रिट्रैक्टर का यूज होता है। बट जो डोएंस रिट्रैक्टर थे, जो आपको नंबर बी में फिगर ये दिख रहा है, ये जो डोएंस रिट्रैक्टर है इसका यूज तब होता है जब किसी फीमेल का हिस्टेरेक्टोमी हो रहा है बट एब्डोमिनल सर्जरी करने के बाद। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी का एब्डोमिनल सर्जरी के थ्रू हिस्टेरेक्टोमी किया जा रहा है तो उस समय हम डोएंस रिट्रैक्टर का यूज करते हैं। डोएंस रिट्रैक्टर्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम ब्लैडर को साइड कर सकें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम ब्लैडर को साइड नहीं करेंगे तो ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है कि ब्लेड से कट हो जाए ब्लैडर। तो ब्लेड से ब्लैडर कट ना हो जाए तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हिस्टेरेक्टोमी
और हिस्टेरेक्टोमी कौन से पाथ से हो रहा है? एब्डोमिनल, मतलब कि पेट में चीरा लगाया जा रहा है, देन आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी किया जा रहा है। तो अगर एब्डोमिनल सर्जरी करके हिस्टेरेक्टोमी किया जा रहा है उस वक्त वाइटल ऑर्गेन्स दैट इज कॉल्ड अ यूरिनरी ब्लैडर को अगर साइड करना हो देन वी यूज अ डोएंस रिट्रैक्टर। बट अगर वेजाइना के थ्रू हिस्टेरेक्टोमी किया जा रहा है तो देयर वी यूज अ एल शेप रिट्रैक्टर दैट इज कॉल्ड अ लैंडॉन रिट्रैक्टर। आई होप सो ये दोनों रिट्रैक्टर का काम समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, जो एल शेप रिट्रैक्टर होते हैं उसके ब्लेड आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट है, 90 डिग्री पे है, और ये वाला पोर्शन जो हमारा क्या है, ये हमारा हैंडल, ये लंबा सा आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड हमारा ये हैंडल है। तो आप हैंडल से 90 डिग्री पे आप देख सकते हो इसकी ब्लेड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, स्ट्रेट है, नैरो है, ज्यादा ब्लेड चौड़ी नहीं है, नैरो है ब्लेड। ठीक है, देखो यहाँ लिख रखा है यूज टू रिट्रैक्ट द ब्लैडर इन वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट इज कॉल्ड यूट्रस प्लस सर्विक्स, दैट इज कॉल्ड अ हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, बट इफ यू वांट टू रिट्रैक्ट द ब्लैडर इन एब्डोमिनल सर्जरी देन वी यूज अ डोएंस रिट्रैक्टर। तो आई होप सो नंबर ए और नंबर बी फिगर आई होप सो आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डोएंस रिट्रैक्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिख रखा है क्या कि जो डोएंस रिट्रैक्टर्स होते हैं वो नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर कहने का मतलब ये होता है कि इस रिट्रैक्टर को जब हम यूज करेंगे पेशेंट में तो उस वक्त हमें एक एक्स्ट्रा हेल्पर की, एक एक्स्ट्रा असेसमेंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा हेल्थ केयर वर्कर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब इसको होल्ड करके पकड़ के रखने के लिए एक एक्स्ट्रा हेल्थ केयर वर्कर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड अ नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। डोएंस रिट्रैक्टर के बारे में बात किया। ठीक है, इट हैज अ ब्रॉड कर्व्ड ब्लेड होते हैं इसके पास, आप चाहें तो फिगर में देख सकते हैं। नॉन सेल्फ रिटेनिंग असिस्टेंट हैज टू फोल्ड इट ड्यूरिंग सर्जरी, यूज टू रिट्रैक्ट द ब्लैडर ड्यूरिंग एनी एब्डोमिनल सर्जरी। कोई भी आप एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हो, किसी के लिए भी चीज के लिए आप एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हो, जैसे आप लेप्रोटोमी कर रहे हो या फिर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी कर रहे हो, ये दोनों केस में हम डोएंस रिट्रैक्टर का यूज करेंगे ही करेंगे ताकि हम ब्लैडर को साइड कर सके। और भी एब्डोमिन में कुछ वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि स्टमक है, पेनक्रियाज है, लीवर है, ये सबको भी रिट्रैक्ट करने के लिए हम डोएंस रिट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट रिट्रैक्टर होते हैं। मैंने दो रिट्रैक्टर का ऑलरेडी बात कर दिया, एक तो हमारा लैंडॉन रिट्रैक्टर हो गया, दूसरा मैंने डोएंस रिट्रैक्टर का मैंने बात किया। एक थर्ड जो रिट्रैक्टर है दैट इज कॉल्ड अ मॉरिस रिट्रैक्टर। ये मॉरिस रिट्रैक्टर का काम क्या होता है? डोएंस रिट्रैक्टर की तरह ही काम होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होगी आपको समझना कि किसी किसी हॉस्पिटल सेटअप में मॉरिस रिट्रैक्टर अगर नहीं होंगे देन आफ्टर देयर वी यूज अ डोएंस रिट्रैक्टर। इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल सेटअप में अगर मॉरिस रिट्रैक्टर नहीं है तो उस वक्त हम मॉरिस रिट्रैक्टर के जगह पे हम डोएंस रिट्रैक्टर का यूज करेंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सल अगर बात करें तो दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन होगा? तो दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा आपका मॉरिस रिट्रैक्टर होगा। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा तो प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है इन to retract abdominal wall in abdominal surgery, use Morris retractor as well as Doyens retractor. तो if you want to कि एब्डोमिनल सर्जरी किया और एब्डोमिनल सर्जरी करने के बाद आप एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करना चाहते हो, अलग करके रखना चाहते हो, तो देयर वी कैन इजिली यूज द मॉरिस रिट्रैक्टर। इफ मॉरिस रिट्रैक्टर इज नॉट अवेलेबल देन वी यूज द डोएंस रिट्रैक्टर। क्या बात आप लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो तीनों का मैंने फिगर बना दिया है, फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी। फिगर सी में जो आपको दिख रहा है वो है लैंडॉन रिट्रैक्टर, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ये क्या होती है इसकी ब्लेड? इसकी ब्लेड नैरो होती है, फ्लैट होती है ब्लेड और 90 डिग्री होती है और स्ट्रेट होती है ये। और ये अपना क्या है? ये सिंपल सीधा सा क्या है हमारा हैंडल, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं लैंडोन रिट्रैक्टर को कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ मॉरिस रिट्रैक्टर से,
तो मॉरिस रिट्रैक्टर, लैंडन रिट्रैक्टर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बट डिफरेंस बट ये है कि आप मॉरिस रिट्रैक्टर का जो ब्लेड देख रहे हो ना, थोड़ा सा चौड़ा है, ब्रॉड है। ठीक है, यहाँ देखो दिख रहा है ना, ब्लेड इज एट 90 डिग्री, ब्लेड अभी भी 90 डिग्री पे है। एब्डोमिनल वॉल रिट्रैक्ट करने में इसका यूज करते हैं, लेकिन देखो ब्रॉड ब्लेड बट फ्लैट एट 90 डिग्री। लेकिन लैंडन रिट्रैक्टर का क्या था, ब्लेड हमारा फ्लैट तो थे बट नैरो ब्लेड थे, पतले ब्लेड थे। बट मॉरिस ब्लेड का ब्लेड थोड़ा चौड़ा था। ठीक है, और आप डोएंस रिट्रैक्टर को तो आप एज इट इज देख सकते हो कि ये कर्व्ड होते हैं, ब्रॉड होते हैं ब्लेड, और ये 90 डिग्री पे नहीं होते हैं। तो लैंडन रिट्रैक्टर्स एज वेल एज मॉरिस रिट्रैक्टर ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पे लाई करते हैं। बट डोएंस रिट्रैक्टर जो होते हैं वो हैंडल से 90 डिग्री पे लाई नहीं करते हैं, जैसा कि आपको फिगर में यहाँ ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, मॉरिस रिट्रैक्टर के बारे में इतना सारा बात, डोएंस रिट्रैक्टर्स और लैंडन रिट्रैक्टर के बारे में आपको इतना बात बता दिया गया। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हैं, एब्डोमिनल सर्जरी कर दिया, एब्डोमेन को मतलब एब्डोमिनल सर्जरी कर दिया, और एब्डोमिनल वॉल को अगर हमको साइड करके रखना है, देन वी देयर यूज द मॉरिस रिट्रैक्टर। सेकंड नंबर देखो, टू रिट्रैक्ट एब्डोमिनल वॉल, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, मॉरिस रिट्रैक्टर। लेकिन अगर हमें ब्लैडर को रिट्रैक्ट करके रखना है तो देन वी यूज द डोएंस रिट्रैक्टर। डोएंस रिट्रैक्टर, एन लगेगा है ना, DOYENS, डोएंस रिट्रैक्टर। तो याद रखना कि एब्डोमिनल सर्जरी किया मैंने, मतलब सर्जरी मतलब इंसिजन मैंने एब्डोमेन पे दिया है, और अगर मुझे एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करके रखना है, दूर करके रखना है, देन वी देयर यूज अ मॉरिस रिट्रैक्टर। लेकिन अगर मुझे ब्लैडर को रिट्रैक्ट करके रखना है तो देयर वी यूज अ डोएंस रिट्रैक्टर। और अगर मुझे और भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करके रखना है, देन देयर वी यूज अ डेवर रिट्रैक्टर। डेवर रिट्रैक्टर जो है लेक्चर नंबर 9 या 10 या फिर 11 में देखना, मैंने डिस्कस डेवर रिट्रैक्टर के बारे में अच्छे से किया है। तो याद रखना है कि एब्डोमिनल में और भी जितने ऑर्गन्स है, जैसे कि स्टमक हो गए, पेनक्रियाज हो गए, लीवर हो गए, ये सब को रिट्रैक्ट करने के लिए वी यूज अ डेवर रिट्रैक्टर। ब्लैडर को अगर रिट्रैक्ट करना है देन वी यूज अ डोएंस रिट्रैक्टर, और अगर एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करके रखना है देन वी देयर यूज अ मॉरिस रिट्रैक्टर। तो आई होप सो ये रिट्रैक्टर की सारी कहानी, ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को जो रिट्रैक्टर पढ़ना है वो है हमारा जर्नी रिट्रैक्टर। यहाँ पे सी जो है आपका साइलेंट है, जर्नी रिट्रैक्टर, ZERNEY, जर्नी रिट्रैक्टर। ठीक है, तो जर्नी रिट्रैक्टर में जो आपका सी है ना, ये सी ये साइलेंट है, तो इस तरीके से याद रखना। देखो जर्नी में जो है ना ये जेड आ रहा है आपका, तो इसे आप याद रखना, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना जेड शेप का होता है। कैसा होता है ये, जेड शेप इंस्ट्रूमेंट होता है ये। तो क्या यहाँ लिख भी रखा है ना, जेड शेप इंस्ट्रूमेंट, आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, जेड शेप। और देख सकते हो कि ये जो हमारा बीच वाला जो हैंडल वाला पोर्शन है, जिसको हम साफ्ट कह रहे हैं, हैंडल बोलो या फिर साफ्ट बोलो, बात एक ही है। उस साफ्ट के ऊपर में एक ब्लेड इस साइड में है, मतलब कि राइट हैंड साइड में, और नीचे में लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्लेड है, मतलब कि दोनों अपोजिट ब्लेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो साफ्ट होगा बीच में, एक राइट हैंड साइड में अगर ब्लेड मूव किया हुआ है तो एक दूसरा ब्लेड हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया हुआ होगा। आई होप सो ये समझ में आया होगा, फिगर भी आप देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऊपर वाला जो ब्लेड है आपका, आप देख सकते हैं एट द अदर एंड सॉलिड ब्लेड है, ऑल्सो एट राइट एंगल टू द शाफ्ट। शाफ्ट के राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे होगा, लेकिन वो सॉलिड ब्लेड है। दूसरे एंड में आप देखोगे तो दो फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स, वो भी आपका 90 डिग्री पे होगा शाफ्ट से। देखो क्या लिखा है, एट वन एंड टू प्रोंग्स, टू कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स एट राइट एंगल्स टू द शाफ्ट। तो बीच में आपको शाफ्ट यानी हैंडल दिख रहा है, उसके राइट हैंड साइड में और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ब्लेड्स दिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में जो ब्लेड है वो सॉलिड ब्लेड है, 90 डिग्री है शाफ्ट के हिसाब से।
दूसरा जो वो दो कांटे वाले प्रोंग्स वाले हैं। तो इस तरीके से है। यूज टू रिट्रैक्ट द टिश्यू वाइल यू आर डूइंग स्टिचिंग। जब आप स्टिचिंग कर रहे होंगे, मतलब टाँके दे रहे होंगे, तो उस वक्त हमें टिश्यू को रिट्रैक्ट करने में ये मदद करती है। जैसे आप कहीं पे इंसिजन जब देते हो ना, तो वो टिश्यू क्या होता है ना, स्ट्रेच के कारण से वो इस तरीके से डाइवर्ट कर जाती है स्किन। जब स्किन पे इंसिजन, जैसे मान लो कि मैंने इंसिजन जब यहाँ पे दूंगा, तो यहाँ वाली स्किन क्या होगी, इधर इधर पुल बैक हो जाएंगी। तो जब ये इधर इधर ये चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो उस समय जब स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम होगी, देन देयर वी यूज अ जर्नी रिट्रैक्टर, ताकि हम उस स्किन को पकड़ के वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ला सके और प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग कर सके। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आप लोग को इतना बात समझ में आया है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड निडल होल्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई होप सो रिट्रैक्टर सारा आपका खत्म हो चुका है और अच्छे तरीके से आप लोग को रिट्रैक्टर समझ में आया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड अ निडल होल्डर। आपको यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड अ निडल होल्डर। इस निडल होल्डर को जरा सा आप जरा ध्यान से फिगर को देखेंगे कि इसके जो हैंडल है ना, वो लंबे हैं, इसके ब्लेड जो है वो स्मॉलर है, इसके हैंडल ब्लेड से 4 गुना लंबा होता है, यानी 4:1। अगर मैं हैंडल अपॉन ब्लेड का रेशियो निकालूं, तो 4:1 आएगा। याद रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 4:1, हैंडल अपॉन ब्लेड। तो आप देख सकते हो ब्लेड जो है ना, वो काफी ज्यादा छोटा है एज कंपेरिजन टू द हैंडल। तो ये क्राइटेरिया है आपको निडल होल्डर इंस्ट्रूमेंट पहचानने का। निडल होल्डर इंस्ट्रूमेंट को अगर पहचानना है, तो याद रखिएगा कि उसके जो ब्लेड होंगे वो बिल्कुल शॉर्ट होंगे और उसके हैंडल जो होंगे वो लंबे होंगे, इस कदर से लंबे होंगे कि 4:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है। लेकिन इसके जब अगर आप ब्लेड में देखोगे ना, तो ब्लेड में नॉट अ ब्रेड, ब्लेड में जब आप देखोगे तो क्रिस क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जैसे कैसे, इस तरीके से क्रिस क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। देख रहे हो, इस तरीके से क्रिस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ताकि हम जब निडल को होल्ड करके पकड़े तो आसानी से ग्रिप हो सके निडल का। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके पास हैव ग्रूव या फिर आई उसको बोल सकते हैं। द टिप विल हैव एन आई मेड ऑन इट, मल्टीपल क्रिस क्रॉस सेरेशन आर प्रेजेंट। तो मल्टीपल क्रिस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एट द ब्लेड ऑफ द निडल होल्डर। यहां तक बात समझ में आया? ताकि हम जो स्टिचिंग करते हैं जिस ब्लेड से, उस ब्लेड को होल्ड करने में आसानी होगी। तो निडल होल्डर कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन से निडल को होल्ड करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना स्टिचिंग निडल की बात किया जा रहा है। तो स्टिचिंग निडल इस कदर से दिखता है आपको। ठीक है, ये हमारा ऐसे कर्व्ड निडल होता है, मैंने फिगर बना रखा है बट देख लो, ये निडल कर्व होते हैं। उसके बाद यहाँ से ये थ्रेड है आपका, है ना, वो नाइलॉन का होगा या एक्राइलिक का होगा या पीवीसी का होगा, वो अलग अलग थ्रेड्स के आते हैं। हम लोग अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जब सर्जरी पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे तो होप सो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। जब आप निडल को देखोगे तो बात आती यहाँ पे ये है कि सपोज यू हैव अ निडल होल्डर। तो आपके पास अगर निडल होल्डर दे दिया गया है, तो आप निडल को कहाँ से पकड़ेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, हमेशा निडल को हम वहां से होल्ड करते हैं एंटीरियर, ए से हमारा ले लिया मैंने एंटीरियर, और इधर से ले लिया मैंने पोस्टीरियर। ठीक है। तो ये जो निडल का आगे वाला पोर्शन, इसको एंटीरियर बोलेंगे, और निडल का ये पीछे वाला पोस्टीरियर होगा। तो एक्चुअली में जब आपको निडल होल्डर कोई आपके हैंड में देगा और आपको बोलेगा कि आप निडल को होल्ड करके दिखाओ, तो आप क्या कीजिएगा कि एंटीरियर से 2/3 चले जाइएगा और पोस्टीरियर से 1/3 चला जाएगा। मतलब ये पॉइंट आप फिक्स कर लो, ये पॉइंट पे आप निडल होल्डर से ग्रिप करोगे। तो हमेशा याद रखिएगा, सपोज यू हैव अ ब्लेड, तो ब्लेड का एंटीरियर पोर्शन से 2/3 पीछे जाओ
और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द निडल के 1/3 आगे जाओ, और वो जो पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट पे हम नीडल होल्डर से होल्ड करते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, नीडल होल्डर के जो टिप पोर्शन है, जो डिस्टल एंड है, जहां पे ब्लेड था, वहां पे क्रिस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स था, मल्टीपल सेरेशन था, जिसके हेल्प से आसानी से हम इस निडल को होल्ड कर सकेंगे। क्या ये बात समझ में आया? देखो यहाँ पे लिखा है ना, हैंडल टू ब्लेड रेशियो 4:1 होते हैं, वेयर टू होल्ड द निडल एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड द पोस्टीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 एंड द एंटीरियर 2/3। आई होप सो ये समझ में आ गई होगा बात आप लोगों को, है ना? तो अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज मेक अ लाइक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड अ सीजर। अब हम लोग सीजर में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। तो जैसे आप सीजर के बारे में देख रहे हो, तो सीजर आपको दो टाइप को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक सीजर होता है मायो सीजर, MAYO, मायो सीजर। और दूसरा सीजर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड अ मेटजेनबाउम सीजर। मेटजेनबाउम, BAUM, प्रोनाउंसिएशन बेस्ट तरीके से कीजिएगा। तो आपको जो स्क्रीन पे जो दो सीजर दिख रहे हैं, पहला सीजर है मायो सीजर एंड द सेकेंड सीजर इज नोन एज द मेटजेनबाउम सीजर। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस ये होता है कि जब आपके हाथ में मायो सीजर और मेटजेनबाउम सीजर अगर दे दिया जाए, तो याद रखना दोनों में डिफरेंस होता ये है कि मेटजेनबाउम सीजर जो होते हैं वो थोड़ा लंबे होते हैं उसके हैंडल, एज कंपेरिजन टू द मायो सीजर। आप देख सकते हो ना। पहले मायो सीजर के बारे में हम देखते हैं, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं, ठीक है? फिर अलग से मैंने एक चार्ट भी बना रखा है, जहां से आप डिफरेंस आराम से देख सकते हो। क्लियर है? देखो क्या दे रखा है। इसके ब्लेड जो वो कर्व्ड है, मायो सीजर की बात कर रहे हैं। मायो सीजर हैवी सीजर होते हैं, शॉर्ट होते हैं और स्टॉट होते हैं। तो याद रखना, जो शॉर्ट होते हैं, जो हैवी होते हैं, उसके हेल्प से हम टिपिकल से टिपिकल स्ट्रक्चर्स, टफ से टफ स्ट्रक्चर्स को आसानी से कट कर सकते हैं। क्या मैंने बोला? कि जो सीजर हाइट में छोटे होंगे, जो सीजर हाइट में छोटे होंगे वो स्ट्रोंग होंगे, और जो हैवी होंगे वो भी स्ट्रोंग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके हेल्प से हम स्ट्रोंग से स्ट्रोंग पार्ट्स को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कटिंग सूचर्स, जब हम किसी को टाके देते हैं तो उसके धागे को काटने में ये काम आ सकता है। कटिंग टफ स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सीथ को कट कर सकते हैं, लिगामेंट्स को कट कर सकते हैं, एज वेल एज एपोन्यूरोसिस को कट कर सकते हैं। लिगामेंट्स क्या होता है? तो लिगामेंट्स आपको पता है कि जब एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होते हैं, दोनों बोन्स को कनेक्ट करने वाले को हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। तो ये इस लिगामेंट्स को भी कट कर देगा। कौन? मायो रिट्रैक्ट, मायो सीजर। क्यों? क्योंकि मायो सीजर जो है वो शॉर्ट है, स्ट्रॉन्ग है, और ये हैवी होते हैं, इसलिए आसानी से टिपिकल से टिपिकल, टफ से टफ स्ट्रक्चर्स कट सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इंपॉर्टेंट बात ये होती है, यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? देखो, बट इंपॉर्टेंट ये चीज है ना कि नॉट यूज फॉर डायसेक्शन। हम डायसेक्शन के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे और आप जब एनाटमी कर रहे होंगे, या एनाटमी आप जब पढ़ रहे होंगे, तो डायसेक्शन करने के लिए जब आपको लैब ले जाया जाता है, तो उस वक्त जब आप डायसेक्शन करते हो ना, तो याद रखना कि डायसेक्शन करने के लिए हम मायो सीजर का यूज नहीं करते। सिंपल सी बात। हाँ, टफ से टफ स्ट्रक्चर्स को कट कर सकते हैं, बट अगर ये बोले कि क्या हम इसको डायसेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, तो नहीं। ठीक है? इसका आप हैंडल भी देख सकते हो, हैंडल भी छोटा है एज कंपेरिजन टू द मेटजेनबाउम सीजर। इसके मेटजेनबाउम सीजर के हैंडल देखो लंबे हैं, दिख रहे हैं आप लोग? लंबे। तो ये होते हैं लाइट सीजर, हैज अ लॉन्ग हैंडल, लिख दिया ना, लॉन्ग हैंडल होते हैं। बट मायो सीजर के पास हैंडल कैसा था? छोटा था। ठीक है? इसके ब्लेड कर्व्ड है, यूज फॉर फाइन डाइसेक्शन टू ओपन पेरिटोनियम, कटिंग डेलिकेट ऑर्गन्स, ब्लैडर इन सर्जरी। तो डेलिकेट ऑर्गन जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट ऑर्गन्स, ये सबको डाइसेक्ट करने में, काटने में हम लोग जो है मेटजेनबाउम सीजर का यूज करते हैं। और अगर टफ स्ट्रक्चर्स है, हार्ड टिश्यूज है, तो उस वक्त हम यूज करते हैं मायो सीजर का। आई होप सो ये दोनों सीजर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं।
बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखा है मैं उसको पहले डिलीट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से साफ साफ पॉइंट आपको दिख सके। ठीक है, सॉरी ये भी पॉइंट्स मिट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। पर्पस नंबर 1 होगा हमारा ये 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान देंगे, है ना। तो हम डिफरेंस देख रहे हैं किसके बीच, मायो सीजर एज वेल एज मेडसन बॉम सीजर के हम बीच डिफरेंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पर्पस की बात करता हूं। तो पर्पस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया क्यों मायो सीजर यूज करते हैं। तो कटिंग डेंस या फिर टफ टिश्यूज सच एज फेशिया, सूचर्स एंड टेंडन्स। टेंडन्स क्या करते हैं, बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं, तो उसको भी कट करने में, मतलब सिंपल याद रखो ना कि हार्ड से हार्ड स्ट्रक्चर्स को कट करने में मायो सीजर का। इधर देखो क्या लिखा है कि कटिंग डेलिकेट टिश्यू यानी कि सॉफ्ट सच एज सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स को। सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ, पहला खत्म हो गया, दूसरा ब्लेड की बात करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं मायो सीजर की बात करता हूँ तो मायो सीजर में ब्लेड कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे और थिक होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर मेडसन बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो लॉन्गर होंगे, थिन होंगे एंड डेलिकेट होंगे। तीसरा बात करते हैं हम लोग ब्लेड शेप की। तो ब्लेड शेप इसकी कैसी होगी, स्ट्रेट और कर्व्ड। मतलब मायो सीजर की जो ब्लेड होती है वो कर्व्ड भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है, लेकिन जो मेडसन बॉन्ड सीजर है ना उसके ब्लेड हमेशा कर्व्ड होंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे। ठीक है, आगे लेंथ की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, लेंथ किसकी शॉर्ट होगी, मायो सीजर की। लेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो मेडसन बॉम्ब सीजर की होगी। ठीक है, इसका लेंथ होता है 6 से 7 से इंचेस होते हैं, नॉट अ सेंटीमीटर। और ये होते हैं 7 से 12 इंचेस, ऑब्वियस ही बात, ये बड़ा। नेक्स्ट मटेरियल की बात करते हैं तो ये जो होते हैं स्टेनलेस स्टील से भी बन सकते हैं, ऑफन विथ टंगस्टन कार्बाइड टिप्स, यानी कि जो इसके टिप्स होते हैं, जो अपर एंड होते हैं, वो कार्बाइड और टंगस्टन से बनते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर मेडसन बॉन्ड की बात करते हैं तो वो हमेशा याद रखना कि स्टेनलेस स्टील से ही बनते हैं। तो आई होप सो ये 5 डिफरेंस आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। 6 नंबर अगर मैं आते हैं, यूजेस एरिया, तो जाहिर सी बात है जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर्स को कट करने में काम आता है। इसमें अगर बात करते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू डाइसेक्शन के लिए इन प्रोसीजर्स लाइक कार्डियोवेस्कुलर्स एंड जनरल सर्जरी के लिए हम यूज कर सकते हैं। सातवां, आठवां देखते हैं प्रिसीजन, तो आप देख सकते हो आठवां देखो, ये हैवी होते हैं और ये लाइटर होते हैं। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो मोर ड्यूरेबल मायोसीजर होते हैं, और वो एज कंपेरिजन टू द मेडसन बॉम्ब जो होते हैं ना, इसमें मेडसन बॉम्ब सीजर की जो लाइफ स्पैन होती है ना थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो आई होप सो ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है ना। नेक्स्ट सीजर इज कॉल्ड इपिजियोटमी सीजर। जो आपको फिगर दिख रहा है ना, दिस वन, ये जो आपको फिगर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड इपिजियोटमी सीजर। इपिजियोटमी प्रोसीजर क्या होते हैं, इपिजियोटमी कैसे किया जाता है, इपिजियोटमी का सारा डिटेल मैंने लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी डाल रखा है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इपिजियोटमी प्रोसीजर के बारे में लेक्चर नंबर 2 या 3 में जाके आप लोग वहां जाके डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे भी मैं इपिजियोटमी सीजर का यूज कैसे होता है, किस पोजीशन पे होता है, किस पोर्शन में होता है और कहां से कहां होता है, मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर फॉर फर्दर डिटेल्स अगर आपको फिर भी जाना है तो आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इपिजियोटमी सीजर। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं उसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में पॉइंट आसानी हो। वेट अ मिनट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। एपिजियोटमी सीजर, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना फिगर, ये फिगर, एक मिनट, इस फिगर को देख रहे हो दैट इज कॉल्ड, ये हमारा है एपिजियोटमी सीजर। ये एकमात्र ऐसा सीजर है जिसके पास एंगल बनते हैं। देखो आप यहाँ देख रहे हो ना, एंगल इज प्रेजेंट।
एकमात्र ऐसा सीजर है जिसके पास एंगल होते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको पहचानने में आसानी होगी। क्लियर है? देखो यहाँ पे पॉइंट्स क्या लिख रखा है कि ये जो इसके जो ब्लेड होते हैं ना, द ब्लेड विच इज थिन एंड शार्प इन केप्ट एट वल्वा। जो इसको ब्लेड होते हैं ना, इसके ब्लेड कैसे होते हैं? थिन होते हैं और शार्प होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट, कलर एडजस्टमेंट कर लूँ मैं थोड़ा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। ओनली सीजर, देखो यहाँ पॉइंट लिख रखा है, ओनली सीजर विच हैविंग एंगल इज प्रेजेंट। तो एकमात्र ऐसा सीजर है जिसके पास एंगल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं एपिजियोटमी के बारे में आपको मैंने बोला था डिटेल से बताऊंगा, तो एपिजियोटमी के बारे में देखो मैं इधर बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर पॉइंट, एक मिनट। ठीक है, कह रहा है क्या कि एपिजियोटमी इज अ सर्जिकल इंसिजन मेड इन द पेरिनियम which is the area between the vaginal opening and the anus during childbirth. The purpose of this procedure is to enlarge the vaginal opening to facilitate the delivery of the baby, particularly in case where, समझिए क्या होता है एपिजियोटमी क्यों दिया जाता है, पहले वो समझिए। लेट सपोज कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट है, और उस प्रेग्नेंट फीमेल का जो बेबी है, जो माँ के यूट्रस में जो बेबी है, उसका जो वेट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पहला केस। दूसरा केस, या तो बच्चा जो माँ के गर्भ में है वो सपोज कर लो कि उसका जो पोजीशन है ना, वो बेटर पोजीशन में नहीं है। मतलब कह सकते हो ना कि एबनॉर्मल पोजीशन में है वो। माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो एबनॉर्मल पोजीशन में है। दूसरा। तीसरा, या तो बच्चा हो सकता है कि जेस्टेशनल एज को काफी ज्यादा पार कर चुका है। मतलब एक्चुअली में जो टर्म बेबी होते हैं वो 37 वीक से लेके आपके 41 वीक तक प्लस 6 डेज तक होते हैं। दैट इज कॉल्ड ए टर्म बेबी। वहां तक जब बेबी पैदा होते हैं दैट इज कॉल्ड ए टर्म बेबी। लेकिन अगर कोई बच्चा 42 वीक से ज्यादा माँ के गर्भ में रह गया तो वैसे बच्चे को हम लोग बोलते हैं पोस्ट टर्म बेबी। तो वैसे बच्चे जो पोस्ट टर्म बेबी होते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। जो बच्चे साइज में बड़े होते हैं उसको हम लोग मैक्रोसोमिया कहते हैं। MACROSOMIA, मैक्रोसोमिया। तो जिस बच्चे का बॉडी वेट एंड साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है दैट इज कॉल्ड अ मैक्रोसोमिया कंडीशन। तो ये सारे कंडीशन में क्या होता है कि एक बच्चे को माँ के वेजाइना के डिलीवरी से कराना ही पड़ता है, वेजाइनल डिलीवरी कराना पड़ता है। तो जब हम इस प्रोसीजर को करा रहे होते हैं ना, तो जो पेरिनियम एरियाज है, जो पेरिनियम पाउच वाले एरियाज हैं, उसमें थोड़ा टियर आ जाता है, ब्रेक कर जाता है। पेरिनियम एरिया क्या होता है? जो वल्वा होता है, दैट इज कॉल्ड वेजाइना का जो लास्ट पोर्शन है, वेजाइना का जो लास्ट पोर्शन है और एनस का जो पोर्शन है उसके बीच में कुछ स्पेस होते हैं। उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। ठीक है, पेरिनियम पाउच भी उसको बोलते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा कि जब बेबी ओवर वेट वाला, ओवर साइज वाला बेबी जब वेजाइनल डिलीवरी से निकल रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जब इतना हैवी बच्चा बाहर निकल रहा होगा तो माँ के पेरिनियम पे प्रेशर आता है, और इतना ज्यादा प्रेशर आता है कि वो पेरिनियम खुद ब खुद टीयर हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो ये पेरिनियम ब्रेक ना करे, इसको अवॉइड करने के लिए वी हैव टू डू अ एपिजियोटमी प्रोसीजर। एपिजियोटमी प्रोसीजर में क्या होता है कि हम एपिजियोटमी सीजर लेते हैं, और वेजाइना यानी वल्वा का जो लास्ट पोर्शन है और एनस तक, पूरा एनस तक नहीं, एनस तक में हम क्या करते हैं कि एपिजियोटमी सीजर को लेते हैं और वहां से कट करते चले जाएंगे। कट करने का तरीका हमारा दो तरीका होगा। या तो कट करेंगे हम लोग सीधा सीधा, दैट इज कॉल्ड अ मीडियल एपिजियोटमी। अगर हम सीधे सीधे कट कर रहे हैं तो मीडियल एपिजियोटमी। एक एपिजियोटमी का प्रोसीजर होता है कि हम सीधा कट करके बटक के तरफ लेफ्ट या फिर राइट मुड़ सकते हैं। मतलब मैंने स्टिचेस सीधा दिया, सीधा देते देते अब लेफ्ट या फिर राइट मुड़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अ मीडियो लेटरल एपिजियोटमी प्रोसीजर।
तो इपिजियोटमी देने के दो प्रोसीजर है, मैंने बता दिया। अगर मैं सीधा सीधा दे रहा हूं, मतलब वल्वा से मैंने स्टार्ट किया, वल्वा के लास्ट एंडिंग से मैंने स्टार्ट करा और एनस तक एकदम सीधे जा रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड अ मीडियल इपिजियोटमी प्रोसीजर। लेकिन दूसरा प्रोसीजर क्या होगा कि अगर मैंने मीडियल से गया और मैं लेफ्ट या फिर राइट, दैट इज कॉल्ड अ बटक साइड की तरफ अगर मैं लेटरल साइड में मूव कर जाता हूं, दैट इज कॉल्ड अ मीडियो लेटरल इपिजियोटमी प्रोसीजर। तो इपिजियोटमी दो तरीके से देते हैं। क्यों देते हैं इपिजियोटमी प्रोसीजर? इपिजियोटमी प्रोसीजर इसलिए देते हैं ताकि पेरिनियम टीयर ना कर जाए, पेरिनियम ब्रेक खुद से ना कर जाए, क्योंकि अगर पेरिनियम ब्रेक कर जाएगा ना तो जाहिर सी बात है पेल्विक फ्लोर ठीक से मेंटेन नहीं रहेगा, सारा का सारा पेल्विक फ्लोर ब्रेक डाउन कर जाएगा और प्रोलैप्स कर जाएंगे, यूट्रस वगैरह सब के सब नीचे आ जाएंगे। तो दैट्स वाई वी हैव टू मैनेज द पेरिनियम पाउच, ताकि पेरिनियम का टियर ना हो, इसलिए हम इपिजियोटमी कर देते हैं। अब तो नया गाइडलाइंस बहुत सारे ये निकल चुके हैं कि जब बेबी डिलीवरी हो रहा होगा वेजाइना के थ्रू, तो आपका नॉन डोमिनेटिंग हैंड, लेफ्ट हैंड आपका पेरिनियम एरिया पे रहेगा फीमेल के सपोर्ट के लिए, और दूसरा हाथ बच्चे को निकालने में हेल्प करेगी। उससे क्या होगा कि जब मदर का एक हाथ जो है पेरिनियम पाउच के पास यानी पेरिनियम के पास अगर हैंड होगा, तो जब बच्चा डिलीवरी हो रहा होगा वेजाइना के थ्रू, तो उस पर जब प्रेशर पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग प्रेशर को शॉक एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, जिसके कारण से फीमेल में पेरिनियम पाउच का टियर नहीं होगा। तो ये नया गाइडलाइंस है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा एपिजियोटमी प्रोसीजर आपको समझा दिया ओरली, अब पॉइंट से समझने की। तो क्या कह रहा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि एपिजियोटमी जो है एक सर्जिकल इंसिजन है मेड इन द पेरिनियम, पेरिनियम एरिया में दिया जाता है, विच इज द एरिया बिटवीन, कहाँ का एरिया, वेजाइनल ओपनिंग का लास्ट से लेके टू द एनस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। बेबी जब देते हैं तो उस समय एपिजियोटमी करना पड़ता है बेबी की, ताकि अच्छे से निकल जाए, फोर्स ना लगाए बेबी, क्योंकि फोर्स लगाएगा तो पेरिनियम टियर हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा कट कर दिया। तो कट कर दिया तो बेबी अच्छे तरीके से बाहर निकल सकते हैं। टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्टिकुलरली इन केस ऑफ किसमें, द बेबी इज इन डिस्ट्रेस एंड नीड टू बी डिलीवर क्विकली, जो बेबी डिस्ट्रेस कंडीशन में और मुझे उसे जल्द से जल्द बाहर निकालना है, तो दैट्स इन दैट सिचुएशन वी यूज अ एपिजियोटमी प्रोसीजर। नंबर सेकेंड, द बेबी इज इन एबनॉर्मल पोजिशन और इज पार्टिकुलरली लार्ज, अगर बेबी नॉर्मल एज के हिसाब से ज्यादा बड़ा है या फिर अब नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है बेबी, तो उस केस में हम लोग एपिजियोटमी करते हैं ताकि वेजाइना से बेबी का अच्छे से डिलीवरी हो जाए। थर्ड, इंस्ट्रूमेंट सच एज फोर्सेप का यूज कर रहे हैं या फिर वैक्यूम एक्सट्रैक्टर का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उस समय हमें एपिजियोटमी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट को अगर हम वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करेंगे तो हमें स्पेस भी तो चाहिए ना इस इंस्ट्रूमेंट को इंटर करने के लिए। तो इस इंस्ट्रूमेंट को इंटर करने के लिए वी हैव टू डू ए एपिजियोटमी प्रोसीजर। फोर्थ, there is a risk of a severe perineal tearing that might cause more damage than a controlled incision। तो मैंने बता दिया आपको कि पेरिनियल टीयरिंग कैसे होते हैं, और पेरिनियम टीयरिंग से अगर बचना है तो वी हैव टू डू अ एपिजियोटमी प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ अ एपिजियोटमी सीजर। देखो टू मेन टाइप्स ऑफ एपिजियोटमी इंसिजन बता दिया। पहला है हमारा मिड लाइन, दैट इज कॉल्ड मीडियन एपिजियोटमी, मैंने आपको बता दिया। दूसरा है मीडियोलेटरल एपिजियोटमी, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मीडियोलेटरल एपिजियोटमी में हम क्या करेंगे, सीधा जाके बटक की तरफ लेटरल साइड में मूव कर जाएंगे। क्या लिखा है, द इंसिजन इज मेड एट एन एंगल फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग, से चालू करेंगे टुवर्ड्स द बटक चले जाएंगे अवे फ्रॉम द एनस, ठीक है। एपिजियोटमीज आर परफॉर्म अंडर लोकल एनेस्थीसिया, याद रखना है एपिजियोटमी हमेशा जो है अंडर लोकल एनेस्थीसिया में देते हैं, क्योंकि ये पेनफुल प्रोसीजर है। एंड आर यूजुअली रिपेयर्ड विथ सूचर्स आफ्टर द बेबी इज बॉर्न, जब बेबी पैदा मतलब कि वेजाइना के रूप से बेबी जब बाहर निकल जाएंगे, तो फिर मैंने जो एपिजियोटमी जो मैंने कट करा था ना एक्स्ट्रा, उसको क्या करेंगे, टाँके देके स्टिचिंग करके उसको रिकवर कर सकते हैं। एंड द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड, the decision is to perform an episiotomy is based on clinical judgment and specific circumstances of the delivery. In recent year, the routine use of episiotomy has declined in favor of allowing natural tearing, which tends to heal better and with fewer complications। तो ये सारे पॉइंट आप चाहो तो अपने से भी पढ़ सकते हो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, होप सो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एपिजियोटमी के ही केस में। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट को फिर से
डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जो पॉसिबल मेरे से बन पाएगा मैं वो पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। अब आता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इपिजियोटमी, अगर मुझे मान लो एक मिनट, अगर मुझे किसी पेशेंट को इपिजियोटमी देना है तो मैं कौन कौन से पोर्शन को कट करते चलूंगा। मतलब पहले किस पोर्शन को कट करूंगा, फिर क्या कट करूंगा, उसके बाद क्या कट करूंगा। तो ये सारा अरेंजमेंट मुझे पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा पोर्शन कट होगा। तो याद रखिएगा, ड्यूरिंग एन इपिजियोटमी, देखो लिखा है ना, ड्यूरिंग एन इपिजियोटमी द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर टिपिकली कट। तो सबसे पहले कट क्या होगा, स्किन। देखिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, रुक जाओ यहाँ पे, मैंने लिखा भी होगा। हाँ, याद रखिएगा सबसे अपर मोस्ट पार्ट हमारा क्या होता है, स्किन। दिख रहा है, सबसे ऊपर में तो स्किन होता है। स्किन के जैसे ही नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा डर्मिस, और डर्मिस के जब नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के जब आप नीचे जाओगे तो मसल्स दिखेंगे आप, ये याद रखना लिया। तो हम जब इंसिजन देते हैं, जब कट करते हैं, तो साइड सी बात है ऊपर से नीचे जाएंगे, देखो अप टू डाउन, ये इंसिजन देने का क्राइटेरिया कि पहले हम स्किन को कट करेंगे, then after we have to be cut a dermis, then after hypodermis, and lastly we have to cut the muscles। याद रखिएगा डर्मिस एज वेल एज हाइपोडर्मिस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो लिख देता हूं। एक तो होते हैं एडिपोज टिश्यू, और दूसरा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो याद रखिएगा डर्मिस एज वेल एज हाइपोडर्मिस रीजन में आपके एडिपोज टिश्यू एज वेल एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। तो जब मैं स्किन को कट करते हुए डर्मिस और हाइपोडर्मिस लेयर पे जाऊंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि एडिपोज टिश्यू एज वेल एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का भी कट हो जाएगा, तभी तो मसल के पास पहुंचेंगे ना। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्किन में क्या लिखा है, द पेरिनियल स्किन, पेन चेंज कर लेता हूं, विच इज द एरिया बिटवीन द वेजाइनल ओपनिंग एंड द एनस। सिंपल सी बात है। उसके बाद सब क्यूटिनियस टिश्यू को कट करेंगे, द अंडरलाइंग फैट एंड द कनेक्टिव बीनीथ द स्किन। जाहिर सी बात है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये एडिपोज क्या होता है, फैट होता है ना, और ये हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, इसको भी तो कट करेंगे ना। यही तो बात बोल रहा है ना कि अंडरलाइंग फैट एज वेल एज अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू को भी हम कट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पेरिनियल मसल। देखो उसके बाद मैंने बोला कि मसल्स को कट करेंगे। अब मसल्स को भी कट करेंगे तो उसका क्राइटेरिया होगा कि मसल्स के दो लेयर होंगे। सबसे ऊपर वाला मसल्स का होगा जो हमारे यहाँ लिखा है, देखो यूनिवर्स सॉरी सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरेनियल मसल्स। सबसे ऊपर में जो मसल्स होंगे वो कौन सा होगा, यहाँ पे नाम देखो लिख रखा है मैंने, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरेनियल मसल्स। पहले ये मसल्स कट होंगे, उसके बाद बल्बो स्पॉन्जियस मसल्स को हम लोग कट करेंगे। ठीक है, तो इसको दोनों को कट करने के बाद हम पेरिनियल बॉडी को फिर कट करेंगे, एंड देन आफ्टर लास्टली हम किसको कट करेंगे, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को कट करेंगे। तो ये सारा स्टेप्स है कि किस स्ट्रक्चर्स के बाद किसको हम लोग कट करेंगे। आप लोग इसको चाहो तो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सम केसेस पार्टिकुलरली विथ अ मीडियोलैटरल इपिजियोटमी एडिशन स्ट्रक्चर्स, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो आई होप सो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस पोर्शन को कैसे कट करेंगे और उसके बाद किसको कट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पेरिनियल टीयर। पेरिनियल टीयर मैंने बता दिया कि क्या होते हैं, और पेरिनियल टीयर से बचने के लिए ही क्या करते हैं हम लोग, प्रोवाइड सपोर्ट। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, इपिजियोटमी दे देते हैं। हम इपिजियोटमी सीजर से कट कर दे रहे थे पहले ही, ताकि पेरिनियल का टीयर ना हो। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जो है ना आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं उसको क्या करता हूँ, पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई पॉइंट पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पेरिनियल टीयर क्या होता है वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
ठीक है। सो स्टार्ट विद द पेरिनियल टियर। तो क्या लिखा हुआ है कि पेरिनियल टियर जो हमारा एक कॉमन इंजरी है दैट अकर्स ड्यूरिंग वेजाइनल चाइल्ड बर्थ, या फिर वेयर द स्किन एंड अदर टिश्यू अराउंड द वेजाइना वेजाइनल ओपनिंग टियर टू सम एक्सटेंट। या तो कोई बेबी का वेजाइना से डिलीवरी करा रहे हैं और सिंपल सी बात है वो फीमेल फर्स्ट टाइम वेजाइनल डिलीवरी करा रही है बेबी का, और ऑब्वियस सी बात है वो जो लक बाई चांस वो जो बेबी बाहर वेजाइना से निकल रहा है ना वो ओवरवेट है, मैक्रोसोमिया बेबी है, मतलब नॉर्मल एज के हिसाब से बेबी का बॉडी साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है पेरिनियल टियर तो होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वेजाइना के जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो हो सकता है वीक हो, किसी कारण से वीक ब्रेक कर गया हो। तो जब ब्रेक करता है ना तो हम डिग्री से उसको डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिग्री टियर, सेकेंड डिग्री टियर, थर्ड डिग्री टियर एंड फोर्थ डिग्री टियर। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सबसे ज्यादा खराब कौन सा होगा, तो फोर्थ डिग्री टियर ही होगा। देखो फर्स्ट डिग्री टियर जो है उसमें क्या होता है पहले वो बात समझिए। फर्स्ट डिग्री टियर, वेट अ मिनट, तो तो मैं बात कर रहा था पेरिनियल टियर के बारे में। तो पेरिनियल टियर जो है ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टियर, सेकेंड डिग्री पेरिनियल टियर, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर। तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इसमें कौन सा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पता चल रहा होगा आप लोगों को कि फोर्थ डिग्री जो है टियर पेरिनियल टियर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो ज्यादा थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है मैंने डिफिनेशन पढ़ लिया। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट डिग्री टियर में क्या होता है वैसा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, एक मिनट, ओके। सो यहाँ लिखा है इन्वॉल्व्स ओनली द पेरिनियल स्किन एंड द वेजाइनल म्यूकोसा। तो याद रखिएगा फर्स्ट डिग्री अगर टियर हुआ है तो उसमें याद रखिएगा कि पेरिनियल स्किन प्लस वेजाइनल म्यूकोसा जो है वो डैमेज होता है। और ये जो डैमेज होता है ना ये बेसिकली अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो अपने आप भी ये रिकवर कर जाता है, या फिर अगर नहीं कर रहा है तो आप स्टिचेस भी इसको दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला बात ये क्लियर हो गया। दूसरा, एक मिनट थोड़ा साइड हो जाऊं मैं, है ना। हाँ, तो पहला बात क्लियर है कि आप सिंपली स्टिचेस दे सकते हैं, नॉर्मली छोटा सा दे सकते हैं, या फिर अगर आप स्टिचेस नहीं भी दे रहे तो खुद ब खुद वो रिकवर कर जाएगा विद इन 3 और 4 डेज में। लेकिन सेकेंड डिग्री अगर टियर हुआ है तो याद रखिएगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि पेरिनियल स्किन तो डैमेज होता ही है, साथ साथ में पेरिनियल मसल्स भी डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो पेरिनियल स्किन एज वेल एज वेजाइनल म्यूकोसा हुआ तो फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टियर। लेकिन अगर पेरिनियल स्किन एज वेल एज पेरिनियल मसल्स दोनों अगर डैमेज हो गया तो देन वी से कि ये सेकेंड डिग्री पेरिनियल टियर है। और इसको मैनेजमेंट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर स्टिचेस फॉर प्रॉपर हीलिंग। प्रॉपर हीलिंग के लिए हमें स्टिचेस रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, कॉजेज मोर डिस्कम्फर्ट एंड मे टेक अ फ्यू वीक टू हील। हो सकता है कि सप्ताह भर भी ले ले उसको हील करने में। लेकिन थर्ड डिग्री अगर मैं बात करता हूं तो पेरिनियल मसल्स एज वेल एज एनाल स्पिंक्चर्स भी इस बार डैमेज होगा। और इस बार जब डैमेज होगा तो उसको जो है माइनर आइस ओटी सॉरी माइनर ओटी में आपको ले जाना पड़ेगा उस फीमेल को, और हमें उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हमें स्टिचेस देने पड़ेंगे। और स्टिचेस जल्दी जख्म भरे, हमें उसको प्रॉपर तरीके से एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा, और मुझे प्रॉपर तरीके से उसको हाइजीन का भी केयर करना होगा। और अगर फोर्थ डिग्री में है तो क्या क्या डैमेज हो रहा है तो देख सकते हो कि पेरिनियल मसल, एनाल स्पिंक्चर्स एज वेल एज रेक्टल लाइनिंग, ये सब के सब क्या हो चुके हैं इस बार डैमेज हो चुके हैं। तो ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस केस में हम जो फीमेल को है ना मेजर ओटी में ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, रिक्वायर एक्सटेंसिव सर्जिकल रिपेयर कैन लीड टू लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इंक्लूडिंग फीकल इनकंटिनेंस एंड पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शंस हो सकते हैं। तो जो पेल्विक के फ्लोर होते हैं ना वो हमेशा ब्रेक करने लग जाएंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर है, बहुत कॉम्प्लेक्स वाला है। इस बीच इतना ज्यादा वीक हो जाता है ना पेल्विक रीजन कि जरा सा प्रेशर फीमेल अगर लगाती है तो तुरंत ब्रेक कर जाता है, और रिकवर करने में भी काफी ज्यादा मंथ
और कभी कभी 6-6 मंथ 5-5 मंथ भी लग जाते हैं रिकवर होने में, और ठीक से रिकवर भी नहीं हो पाते हैं। क्या बात समझ में आ रहा? ठीक है। तो रिस्क फैक्टर फॉर पेरिनियल टियर क्या बोल रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब कब कब पेरिनियल टियर हो सकता है, कब कब खतरा है पेरिनियल टियर होने का। तो मैंने बताया था कि अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम वेजाइनल डिलीवरी कर रही है तो, या कोई बेबी, लार्ज बेबी को मैंने मैक्रोसोमिया बोला था, तो स्मॉल बेबी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोसोमिया, और लार्ज बेबी को मैक्रोसोमिया बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस केस में हो सकता है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल आप डिलीवरी करा रहे हैं तो उस समय पेरिनियल टियर हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, एक फीमेल जो है वो बहुत देर से, लंबे समय से प्रेशर, पूरा एब्डोमिनल प्रेशर लगाई जा रही है, फिर भी स्टिल बेबी जो है वो बाहर वेजाइना से नहीं निकल रहे, तो उस केस में हो सकता है ड्यू टू अप्लाइंग मोर अमाउंट ऑफ प्रेशर, हो सकता है कि पेरिनियल टियर होने की चांसेस है। इपिजियोटमी के केस में ज्यादा लंबा अगर इपिजियोटमी करोगे दैट विल लीड टू अ पेरिनियल टियर। शोल्डर डिस्टोनिया का मतलब क्या होता है कि जब बेबी वेजाइनल पार्ट से, वेजाइनल डिलीवरी से बेबी निकल रहे होंगे, तो उस वक्त क्या होता है कि बेबी का जो शोल्डर होता है ना, वो किसी कारणवश वो फंस जाते हैं, दैट इज कॉल्ड शोल्डर डिस्टोनिया। तो उस केस में भी पेरिनियल टियर होने की संभावना है। तो ये सारा मैंने पेरिनियल टियर के बारे में आपको डिटेल अच्छे तरीके से बता दिया। आई होप सो सारा बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेरिनियल टियर का, अगर किसी फीमेल को पेरिनियल टियर हो चुका है तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री अगर टियर है तो हम क्या करेंगे, टिपिकली मैनेज विद सूचरिंग एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जैसे कि आइस पैक रखेंगे, पेन रिलीफ मेडिकेशन दे देंगे, एंड प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करवाएंगे। लेकिन अगर थर्ड एंड फोर्थ डिग्री टियर है, पेरिनियल टियर है, तो उस केस में रिक्वायर्ड सर्जिकल रिपेयर, ऑफन अंडर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया दे के हम लोग क्या करेंगे, स्टिचेस करेंगे उसको बढ़िया से, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे, इंक्लूडिंग पेन का मैनेजमेंट करेंगे, उसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि इन्फेक्शन फर्दर ना हो उसमें। समटाइम्स स्टूल सॉफ्टनेस के लिए, मतलब कि जब वो स्टूल को पास करना होगा उस फीमेल को, तो प्रेशर लगाएगी तो हो सकता है कि फिर से वो पेरिनियल टियर हो जाएगा। तो जोर ना लगाए, प्रेशर ना लगाए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ स्टूल पैसेज हम क्या करते हैं, उसको लेक्सेटिव दे देते हैं फीमेल्स को पीने के लिए। जब वो लेक्सेटिव को पिएगी तो ऑब्वियसली बात है जो उसको स्टूल होंगे वो बिल्कुल लूज हो जाएंगे, और बिना प्रेशर लगाए हुए उसका स्टूल पास हो जाएगा। तो जब वो प्रेशर नहीं लगाएगी तो पेरिनियल टियर का चांस ही नहीं बनता। प्रिवेंशन देखिए क्या है, पेरिनियल मसाज ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, मतलब कि जब प्रेगनेंसी का लास्ट वीक होने जा रहा है, अब लग रहा है कि अभी ये फीमेल जो है वो बेबी डिलीवर करने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पेरिनियल एरिया का मसाज कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए बताया जा रहा है। दूसरा, कंट्रोल्ड पुशिंग ड्यूरिंग लेबर, जब बेबी बाहर निकल रहे होंगे तो एक हाथ से, नॉन डोमिनेटिंग हैंड से क्या करेंगे, पेरिनियम को पुश करेंगे कि ताकि उस पर जोर ना पड़े, तो वो टीयर कर जाएगा। वार्म कंप्रेशन ऑन द पेरिनियम ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जब बेबी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हो, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहने का मतलब है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वार्म कंप्रेशन, गर्म कपड़े से, गर्म पानी से हम उसको क्या करते हैं, सेकने की कोशिश करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ताकि पेरिनियल टियर की चांसेस कम हो जाए। डिलीवरी पोजीशन दैट रिड्यूसेस पेरिनियल स्ट्रेस, डिलीवरी का पोजीशन का भी खास ख्याल रखेंगे क्योंकि पोजीशन बहुत ज्यादा मायने रखाता है। अगर पोजीशन ठीक से नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि पेरिनियल टियर दिखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें। होप सो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये तो मैंने आपको समझा दिया था, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, स्किन वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड द एम्ब्लिकल कॉर्ड सीजर, मतलब कि एम्ब्लिकल कॉर्ड को कट करने वाला ये सीजर है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये सीजर कैसा है, यूनिक शेप है इसका, सो दैट वाटसन जेली विच मेक्स कॉर्ड स्लिपली सो कॉर्ड डज नॉट स्लिप। देखो क्या होता है ना, सपोज ये हमारा जो है एम्ब्लिकल कॉर्ड है, एम्ब्लिकल कॉर्ड के ऊपर चारों तरफ एक स्लिपली जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड अ
दैट इज कॉल्ड अ वार्ट वार्टन्स जेली जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये वार्टन जेली होने के कारण से एम्बिलिकल कॉर्ड पूरा का पूरा स्लिपली हो जाता है। तो जब कोई और सीजर से हम कट करने की कोशिश करते हैं तो वो सीजर जो है ना स्लिप कर जाता है। तो स्लिप ना करे इसलिए हम यूज करते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड सीजर। देख रहे हो कितना बेस्ट सीजर है, फिगर आपको दिख रहा है। आगे बढ़िए, देखिए इसके बारे में क्या लिखा पॉइंट। Umbilical cord scissors are used to cut the umbilical cord approximately 1 to 2 inches away from the navel. मतलब क्या हो रहा है कि जो बच्चा जन्म लिया तो बच्चे की नाभि से 1 से 2 सेंटीमीटर आगे की ओर बढ़ के हम सीजर को लेते हैं, उसके बाद हम कट करते हैं। लेकिन कट करने से पहले हम अम्बलाइकल क्लिप लगाते हैं। क्लिप लगाने के बाद हम अम्बलाइकल सीजर से कट करेंगे। तो कितने लेंथ पे करते हैं? तो बच्चे का जो नाभि है उससे 1 से 2 इंचेस आगे बढ़ के हम लोग कट करते हैं। दिस डिस्टेंस इंश्योर दैट द कट इज मेड सेफली विदाउट काउजिंग हार्म टू द बेबी। ये डिस्टेंस काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा ताकि बेबी का नेवल भी हार्म नहीं होगा। द रिमेनिंग स्टम्प ऑफ द कॉर्ड अटैच टू द बेबी इवेंचुअली ड्रिप। अब जाहिर सी बात है जो थोड़े बहुत 1-2 इंचेस के नाभि में जो बच्चे के पार्ट्स बच जाते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, वो खुद ब खुद 3 से 4 से 5 दिन में वो सूख के झड़ के गिर जाते हैं। आगे देखो लिखा है ना, ड्राइज अप एंड फॉल्स ऑफ विद इन अ फ्यू वीक्स आफ्टर द बर्थ। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिख रहा है एंड दैट इज कॉल्ड अ डिस्पोजेबल अम्बलाइकल कोड क्लैम्प। डिस्पोजेबल नाम से पता चल रहा है कि वन टाइम यूजेबल है ना। ये आपको शेप दिख रहा है। शुड बी अप्लाइड 3 to 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अम्बलाइकल अम्बलाइकस या फिर नेवल। बच्चे का जो नाभि है उस नाभि से 3 से 4 सेंटीमीटर दूर जाइए, उसके बाद आपको क्लैंप करना है, इस क्लिप को लगाना होता है। क्लियर है? 2 क्लैंप लगते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा पिनार्ड फिटोस्कोप या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फीटल स्टेथोस्कोप। ठीक है, पिनार्ड फिटोस्कोप या इसी को हम लोग बोलते हैं फीटल स्टेथोस्कोप। तो ये जो हमारा जो है पिनार्ड फिटोस्कोप और या इसी को हम लोग बोलते हैं फीटल स्टेथोस्कोप, इसको हम लोग लेक्चर्स को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, 1 आवर ऑलरेडी हो चुके हैं। इसको मैं लेक्चर नंबर 12 में आगे डिस्कस करूंगा। तो होप सो ये जो लेक्चर नंबर 11 में जितना पार्ट मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्रैक्टर को जो मैंने पढ़ाया आपको एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिजियोटमी के बारे में मैंने जो आपको पढ़ाया, होप सो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं हम लोग बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है लेक्चर नंबर 12 में। और रही बात लेक्चर नंबर 12, वो हमारी लास्ट लेक्चर होगी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ओप्स एंड गायनी का। ये 12वां लेक्चर जो होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा ओवरऑल। उसके बाद मैंने आपके बीच एक डिस्कस भी प्लान किया था कि मैं जो है ऑन्कोलॉजी सीरीज को बहुत जल्द लाने जा रहा हूँ। तो बस ये खत्म होने वाला है, इसके बाद जो है आफ्टर 12th लेक्चर ऑफ दिस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। तो तब तक बने रहें आप लोग, प्यार सपोर्ट बनाए रहें। थैंक यू।